हेलो गाइस। सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द लेकमैन सीरीज और ये लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम लोग कुछ टेबल्स जो बचे हुए थे रिमेनिंग उसको देख लेते हैं। तो ये जो टेबल है इसमें बता रहा है कि एक्सक्रीशन पाथवे को बता रहा है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और ड्रग एक्सक्रीटेड। तो यूरिन से कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो एलिमिनेट होते हैं और किस मैकेनिज्म से। तो यूरिन से जो होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव सिक्रेशन और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से जो है मैकेनिज्म होता है। और कौन कौन से ड्रग जो है एक्सक्रीट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फ्री ड्रग्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं, अनचेंज ड्रग होते हैं और जिनके मॉलिक्यूलर वेट 500 से डॉलर से कम होते हैं, वो जो है यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और बाइल एसिड से कौन से एक्सक्रीट होते हैं? बाइल एसिड का मैकेनिज्म होता है एक्टिव सिक्रेशन। इसमें हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होते हैं, जो कि अनचेंज ड्रग होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से ज़्यादा होता है, वो जो है वो बाइल से सिक्रेट होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? यूरिन में 500 डाल्टन से लेस होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, और बाइल में मोर देन और इक्वल टू 500 डाल्टन होना चाहिए। अब लंग्स जो है इंपॉर्टेंट है। लंग्स से कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं बॉडी से। तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। एग्जाम्पल है गैसियस और वोलाटाइल। ब्लड और टिश्यू इंसॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं वो लंग से सिक्रेट होते हैं, सॉरी एक्सक्रीट होते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी लंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरिन और बाइल एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू बाइल, और ऐसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नो, ये जो टेबल है ये डिसोल्यूशन apparatus के बारे में है। तो डिसोल्यूशन मैंने पहले पढ़ा चुका है आपको, लेकिन इसमें बता देता हूँ आपको। ये जो apparatus है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू यूएसपी, क्योंकि यूएसपी में क्या होता है, एस आ रहा है, इसका मतलब बास्केट टाइप जो है, बास्केट में भी एस आ रहा है तो apparatus 1 होता है। वहीं जो आईपी होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, आईपी में क्या होता है, पी आ रहा है, इसका मतलब पैडल टाइप जो होगा फर्स्ट होगा। बस यही दोनों चेंज होता है यूएसपी और आईपी में, अदरवाइज सभी सिमिलर होते हैं। नो, apparatus 1 जो होता है वो रोटेटिंग बास्केट होता है, apparatus 2 होता है रोटेटिंग पैडल होता है। ये जो नाम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एज इट इज़। जो apparatus 3 होता है रेसिप्रोकेटिंग साइलेंडर होता है। apparatus 4 जो होता है फ्लो थ्रू सेल होता है। 5 जो होता है वो पैडल ओवर डिस्क होता है। जो 6 होता है apparatus 6 सिलेंडर टाइप होता है। और apparatus 7 जो होता है रेसिप्रोकेटिंग डिस्क होता है। अब टाइप 4 को आप याद कर लीजिए, फ्लो थ्रू सेल, और आप इसको याद कर सकते हैं। 2-3 बार रिवाइज करेंगे जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी याद हो गया था ये। और आप इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रांसडर्मल पैचेस जो हैं apparatus 5 और 6 में जो है ट्रांसडर्मल फॉर्मेशन को हम लोग टेस्ट करते हैं। कंट्रोल रिलीज के लिए हम लोग रेसिप्रोकेटिंग साइलेंडर यूज करते हैं। बाकी कन्वेंशनल टैबलेट वगैरह के लिए हम लोग रोटेटिंग बास्केट और पैडल टाइप होता है। नो, ये जो टेबल है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कि ड्रग रिलीज काइनेटिक्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट ऑर्डर में वाटर सॉल्युबल ड्रग जो कि पोरस मैट्रिक्स होता है उनके लिए होता है। जीरो ऑर्डर जो होता है वो मेनली जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मेशन होता है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक सिस्टम और ट्रांसडर्मल सिस्टम। हिगुची हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये डिसोल्यूशन के लिए होता है इक्वेशन डिफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में। और वीबुल हो गया, और जो हेक्सन क्रॉवर है ये सब इरोडेबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए होते हैं। कॉर्समेयर पेपेज जो होते हैं वो स्वेलेबल पॉलीमेरिक डिवाइस के लिए होते हैं। बाकी आप ये हिगुची जरूर याद करिए और हेक्सन क्रॉवर याद करिए। बाकी ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। नो, ये जो है मैंने एरोसोल आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेरुल जो है, और इसको हम लोग माउंटिंग कैप भी बोलते हैं, वो किससे बना होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम या ब्रास का बना होता है फेरुल या माउंटिंग कप। वाल बॉडी या तो हाउसिंग जो होती है वो नाइलॉन और डेलरिन की बनी होती है। स्टेम भी नाइलॉन और डेलरिन या तो एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है। गैस्केट जो कि रबर से बना होता है, बूना एंड नियोप्रीन। स्प्रिंग जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। डिप ट्यूब होता है पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीथाइलिन का बना होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डिप ट्यूब। आप जब कोई भी जूस पीते हैं तो एक जो ट्यूब आप यूज करते हैं वो पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीथाइलिन का ही बना होता है। बाकी स्प्रिंग जो होता है वो आपका आपने स्प्रिंग देखा भी होगा, आपके पेन में भी होता है, और जगह स्प्रिंग देखे होंगे तो वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं।
गैस्केट जो होता है वो रबर का होता है, बुनाइन और नियोप्रीन का होता है। आप इसको जरूर याद करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। नो, ये जो टेक्निक है वो माइक्रो इनकल्पशन मेथड का टेक्निक है। इसमें जो 6 टेक्निक है, एयर सस्पेंशन को हम लोग बूस्टर प्रोसेस भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैन कोटिंग, ये जो दोनों हैं, पैन कोटिंग और एयर सस्पेंशन, ये सिर्फ सॉलिड जो ड्रग्स होते हैं उनको इनकैप्सुलेट करने के लिए यूज होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इनका नाम याद कर लीजिए। मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, कोसेप्शन, फेस सेपरेशन, सॉल्वेंट इवेपोरेशन, स्प्रे डाइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग जो होते हैं बोथ सॉलिड और लिक्विड के लिए होते हैं। और आप स्प्रे डाइंग और स्प्रे कंजीलिंग के मेथड के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। नो, ये जो पॉइंट है ये आपका जेल से रिलेटेड है, जेल डोजेज फॉर्म। तो इम्बाइबिशन मतलब क्या होता है, इनमें क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड जो है वो जो जेल है वो लेगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। इम्बाइबिशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है जो जेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन स्वेलिंग में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब भी करता है लिक्विड को, जेल, और वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है। सिनरेसिस में क्या होगा, सिनरेसिस जो होता है ऐसा लग ही रहा है कि मतलब वो ऑन स्टैंडिंग डिस्पर्जन मीडियम स्क्वीज्ड आउट इन ड्रॉपलेट्स एंड जेल श्रिंक्स। सिनरेसिस से आपको लग ही रहा है कि वो श्रिंक हो रहा है, जेल जो है श्रिंक होता है, और इसमें जो डिस्पर्जन मीडियम है वो स्क्वीज आउट होता है, बाहर निकलता है। तीसरे टॉपिक में क्या होता है, रिवर्सिबल जेल सॉल्ट फॉर्मेशन विथ नो चेंज इन वॉल्यूम और टेम्परेचर। नाउ जीरो जेल्स क्या होते हैं, जीरो जेल्स व्हेन अ लिक्विड इज रिमूव्ड, जब हम लोग लिक्विड को रिमूव कर देते हैं जेल में से सिर्फ फ्रेमवर्क बचता है, ओनली द फ्रेमवर्क इज रिमेनिंग, देन इट इज जीरो जेल। नाउ ये जो है फेज वॉल्यूम रेशियो होता है इमल्सन के लिए। अगर इमल्सन नो इट, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, या इधर सस्पेंशन या इमल्सन के ये है। तो अगर 5% जो फेज वॉल्यूम रेशियो होता है तो वो न्यूटोनियन को फॉलो करेगा। अगर 50% पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा आपका सूडोप्लास्टिक को, और 74% हो जाएंगे तो वो प्लास्टिक फ्लो जो है उसको फॉलो करेगा। आप इसको देख लीजिएगा जरूर। नाउ यहाँ से आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है आप ये जो है याद कर लीजिए। माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है, ये काइनेटिक्स को बताता है, इतना आप याद कर लीजिए। नाउ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं BCS क्लासिफिकेशन, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन। इनको अमिडोन ने दिया था। इट इज़ बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी 2 पैरामीटर पे बेस्ड होता है। जो हाईली सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो हाईएस्ट मोर देन 90% अगर वो सॉल्युबलाइज हो रहा है तो वो क्या होंगे, हाईली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं और हाईली परमेबल ड्रग्स होती हैं। ठीक है। नो, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हाई हाई, लो हाई, हाई लो, लो लो। आप इसको 4-5 बार बोलेंगे तो जरूर याद हो जाएगा ये आपको। तो आप इसको जरूर याद करिए। और इसमें क्या है ना, आप एक इंडिविजुअल ड्रग याद करिए, एक एक ड्रग याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था तो मैं टेक्सोल एक ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया था, जिससे मैं कंफ्यूज हो गया था और मेरा आंसर गलत हो गया था। तो आप इसको क्लास 1 में कौन कौन से ड्रग आ रहे हैं आप जरूर याद करिए, एक एक ड्रग का नाम याद करिए। ना ये जो है इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के 3 थ्योरीज हैं, डिफ्यूजन लेयर मॉडल या फिल्म थ्योरी, डैंकोट मॉडल और पेनिट्रेशन और सरफेस एनुअल थ्योरी, इंटरफेशियल बैरियर मॉडल और डबल बैरियर और लिमिटेड सॉल्यूशन थ्योरी। ठीक है, ये आप थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन याद कर लीजिएगा। नाउ these are the plot used in the protein binding, scatter plot, scatter chart plot, plot, Claude's plot, हिटकॉक प्लॉट्स, ये सब आप नाम याद करिए, डायरेक्ट प्लॉट, ये सब। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सोडियम मेटाफॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेला सॉल्ट बोलते हैं। अमोनियम कार्बोनेट को हम लोग क्रिस्टोन सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जैक्ट नाम आ जाता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है उसको हम लोग रोसे सॉल्ट बोलते हैं, ये एक बार आया था क्वेश्चन 2024 में। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इसकी लेक्चर हम लोग पहले आपको अपलोड कर चुका है, इंपॉर्टेंट, जो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो से। कैलामाइन में आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है लाइमस्टोन को हम लोग कहते हैं। ल्यूगाल सोल्यूशन में क्या होता है, एक्वस आयोडीन होता है। क्लोरेटेड सोडियम सोल्यूशन में क्या होता है, डैकिंग सोल्यूशन बोलते हैं इसको हम लोग। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं सोडा एस। बाकी आपको ये पता ही होगा, परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं उतना। और आप केमिस्ट्री के लिए पर्पज से आप एरोमेटिक और नॉन एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। एरोमेटिक वो होते हैं जो कि हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल्स रूल एग्जैक्टली आ सकता है, वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो करते हैं वो। अब ये इंपॉर्टेंट है पोसोलॉजी से, तो पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डोज, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एज जो होते हैं, यंग्स फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये 12 ईयर्स के कम के चिल्ड्रन के लिए होता है। इसमें डोज ऑफ द चाइल्ड जो होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज इन ईयर्स अपॉन 12 प्लस एज इन ईयर्स इंटू एडल्ट डोज। आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। कुछ टिक्स मैं दे सकता हूँ इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सभी तो एज पे डिपेंडेंट करते हैं, जैसे यंग्स फार्मूला हो गया, डीलिंग्स फार्मूला हो गया, कोलिंग्स फार्मूला हो गया, फ्राइड्स फार्मूला हो गया, और ये सब क्या है, वो एज पे डिपेंडेंट करते हैं। लेकिन बॉडी वेट पे जो है क्लार्क्स डिपेंड करता है। आप इसको एक बॉडी वेट ही है जो इस पर हम लोग क्लार्क्स डिपेंड करता है, तो आप इसको एग्जैक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन दी बॉडी वेट, तो आप क्लार्क्स फार्मूला याद कर लीजिए। और एक होता है बॉडी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, वो होता है कैर्जल फार्मूला। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो कैट है, बिल्ली है, वो कहीं भी मतलब अपना सरफेस एरिया मॉडिफाई करके अंदर घुस सकती है। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कैर्जल फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। नो, ये जो होते हैं यहाँ से क्वेश्चन तो यूजली पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं और 4 नंबर आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ से जरूर इसको पढ़ लीजिए। 1 ड्रॉप में क्या होते हैं, 0.06 ml मेट्रिक सिस्टम में होता है, ठीक है। वन टी स्पूनफुल जो होता है 4 ml को हम लोग मेट्रिक सिस्टम में होता है। डिजर्ट स्पूनफुल में 8 हो जाता है। टेबल स्पूनफुल आ गया तो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 टेबल स्पून मतलब 30 हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए। वाइन जो आप लोग वाइन ग्लास फुल जो होता है वो 60 ml का होता है। एक जो होता है 1 टी कप फुल जो होता है 120 ml का होता है। टम्बलर फुल जो होता है, टम्बलर फुल 240 ml का होता है। अब ये भी याद कर लीजिएगा, मतलब एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि मतलब इसका क्या हो सकता है। अगर ऑप्शन दूर होते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और टाइम्स और डे, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। जैसे पोस्ट सीबॉस का मतलब होता है कि आफ्टर मील, इंटर सीबॉस का मतलब होता है बिटवीन मील, एंटी सीबॉस का मतलब होता है बिफोर मील। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है इससे आते रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ईजी भी रहता है। नो, प्रिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बेसिकली फार्मासिस्ट में आता है, जीपेट में तो नहीं आता है, लेकिन ये सिलेबस में है तो आ भी सकता है। RX का मतलब होता है यू टेक और टेक दो। अर्लियर इसका मतलब साइन ऑफ जुपिटर था और गॉड ऑफ हीलिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, तो नेम एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन इंस्क्रिप्शन में होता है। सब इंस्क्रिप्शन जो होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है। सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब इंस्क्रिप्शन जो होता है वो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है। सिग्नेचर जो होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, सॉरी पेशेंट होता है। नो, ये ज़रूरी नहीं है, ये फॉर्मुलेशन भी ज़रूरी नहीं है। वैसे कॉस्मेटिक्स उतना आता नहीं है क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है। आप याद कर सकते हैं। डिपिलेटरी प्रिपरेशन एपिलेटरी प्रिपरेशन जो होते हैं वो हेयर रिमूवर्स होते हैं। तो डेपिलेटरी प्रिपरेशन में क्या यूज होता है, तो मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट होता है कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एपिलेटरी में भी थायोग्लाइकोलेट होता है। रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये है। इन रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो कंडीशंस आर अफेक्टेड बाई 4 फैक्टर्स। तो
इसका फॉर्मूला आप अच्छे याद कर सकते हैं, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं आई वी, रेनॉल्ड नंबर आई वी, बस मैंने ऐसे याद किया था, इनर्शियल फोर्स टू दी विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर जो होता है ये फॉर्मूला होता है आपका डी म्यू जी अपॉन ईटा। कंडीशंस क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 2000 से कम है तो लेमिनर फ्लो होगा और स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, अगर 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, अगर 4000 होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, और 2000 और 4000 से ज़्यादा है तो फ्लो चेंजेस बट लेमिनर टू टर्बुलेंट, इसमें फ्लो चेंज होता है। ये नेचर ऑफ फ्लो को प्रेडिक्ट करने के लिए होता है रेनॉल्ड्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ पंप्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं बेसिकली, कभी कभी आ सकता है तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यार ये तो उल्टा है, ये भी हाँ, ये यहाँ से आप याद कर सकते हैं, हार्डनेस जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है मोज स्केल द्वारा, MOS मोज स्केल द्वारा, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया, टेन डायमंड हो गया, ये जरूरी नहीं है लेकिन आप इतना याद कर लीजिए हार्डनेस कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोज स्केल में, मोज स्केल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर दी लॉज गवर्निंग साइड रिडक्शन। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली जो मैं पढ़ के नहीं गया था थर्ड ईयर में, तो मेरा गलत हो गया था। तो किक्स लॉ और हिटिंगर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, ग्रेडेंट देखिए ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स जो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट रिडक्शन, तो ये किस पे डिपेंडेंट करता है ये आप याद कर लीजिए। बेसिकली जो आप इसका आप नाम जरूर याद कर लीजिए, किक्स लॉ, हिटिंगर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, ये किसके लिए होता है, साइज रिडक्शन के लिए होता है। जो रिटिंगर्स लॉ होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, बॉन्ड्स लॉ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ पार्टिकल साइज, क्लिक्स लॉ जो होता है वो मटेरियल के इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ प्रोपोर्शनल साइज रिडक्शन, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, एनर्जी पे डिपेंड है। नो ये जो टेबल है आप इसको जरूर याद कर लीजिए बाय हार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो अगर आता है तो आपको याद अगर होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो वेरी फाइन का याद कर लीजिए, बहुत ही कम होना चाहिए, 120 सीव से ये पास हो सकता है मटेरियल्स जो भी हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार आया है, रोम्बोहाइड्रल मतलब बोरक्स, बेरियम सल्फेट और सल्फर स्टेमाइड होते हैं, ऑर्थोरम्बिक होते हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। नो ये तो आपको पता ही होगा, टाइप्स ऑफ फ्लो मैंने पहले बता चुका है आपको, न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, प्लास्टिक को हम लोग मिंगम बॉडी भी बोलते हैं, सूडो प्लास्टिक हो गया, डायनेटेंट वगैरह, आप इसको याद कर सकते हैं, मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेजर विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए डिवाइसेस होते हैं, न्यूटोनियम फ्लूइड को हम लोग कैपिलरी विस्कोमीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉलिंग स्फीयर भी से कर सकते हैं। न्यूटोनियम को हम लोग कप एंड बॉब और कोन एंड प्लेट से डिटरमाइन करते हैं। ये वेट वेरिएशन टेस्ट है, हम लोग इसमें 20 कैप्सूल के लिए है, बेसिकली टैबलेट के लिए मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, कैप्सूल के लिए हम लोग टोटली 20 कैप्सूल जो है देखते हैं, अगर उनका जो डोज है लेस देन 30 mg है तो 10% हम लोग अलाउ करते हैं वेरिएशन, अगर उनका डोज जो है इक्वल है 300 mg के और उससे ज़्यादा है तो 7.45% जो है हम लोग अलाउ करते हैं। नो डिसइंटीग्रेशन जो होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का क्या होता है 60 मिनट, एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर 60, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का क्या होता है 30 मिनट होता है। यहाँ पे मैंने पहले बताया था ना हिगुची क्वेश्चन, हिगुची मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज ही हमारी मैम ने क्वेश्चन पूछ दिया इस पर कि कौन क्या होता है, तो ये इट इज़ डिस्क्राइब ड्रग डिजोल्यूशन, ये ड्रग रिलीज बाय डिजोल्यूशन, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ ड्रग रिलीज वर्सेज स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के पे होता है, हिग्सन क्रॉबेन, ये भी डिफ्यूजन मैकेनिज्म को बताता है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, और कोर्स मेरे पहले मैंने बता चुका, आप इसको याद कर लीजिए। ना ये जो कंडीशन है स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल के लिए होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म एसिलेटेड में ये सब क्या होता है। ना ये तो मैंने पहले बता चुका, पहले ये आ चुका है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं कंपनीज द्वारा, तो यहाँ से तो क्वेश्चन तो आता नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो सबके नहीं बन पाते हैं।
ये फार्मास्यूटिकल इमल्सन में कौन कौन से सब्स, ये जो टेबल है वो सर्फेक्टेंट, जो भी सर्फेक्टेंट इमल्सन में होते हैं वो है। तो आप इसको पहले मैंने बता भी चुका हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। इससे इम्पोर्टेंट तो नहीं उतना, डिस्पर्सिबल। ये जब ये यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार, तो ट्रांसडर्मल पैच नाइट्रोडूर आया था। नाइट्रोडूर जो होता है वो किसके लिए होता है, कंट्रोल रिलीज के लिए होता है बेसिकली। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी नाइट्रोडूर। और जो ऑस्मोटिक सिस्टम होता है उसमें ओरोज हो गया, एलजेट हो गया, ऑस्मोटिक पंप, ये सब देख लीजिएगा। कंट्रोल, ये कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन जो होते हैं उनके क्लासिफिकेशन है। यहाँ से क्वेश्चन नाइपर में तो जरूर बनेगा, क्योंकि नाइपर हम लोगों के सिलेबस में ये है और मैम पढ़ाती हैं, तो जरूर बनेगा। डिफ्यूजन कंट्रोल में रिजर्वायर सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम होता है। डिसोल्यूशन कंट्रोल में रिजर्वायर सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम होता है। और एक डिसोल्यूशन डिफ्यूजन दोनों मिला के होता है। एक होता है वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल्ड, जिसमें ऑस्मोटिक कंट्रोल होता है और स्वेलिंग कंट्रोल होता है। हाइड्रोजेल आयन एक्सचेंज और केमिकली कंट्रोल होते हैं, इरोडेबल पॉलीमर मैट्रिक्स। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ये स्टेबिलिटी कंडीशंस कौन कौन से होती हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस +-2 डिग्री सेल्सियस, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर +-5 हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कर सकते हैं। इंटरमीडिएट क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65%, 5% बढ़ जाता है। एक्सेलेरेटेड में क्या होता है, 40% जो है 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर हो जाता है और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो 12 महीने के लिए होता है, 12 मंथ के लिए होता है। इंटरमीडिएट जो है 6 मंथ के लिए होता है और एक्सेलेरेटेड भी 6 मंथ के लिए होता है। इतना आप जरूर याद कर लीजिए। ये सब जो हैं रेगुलेटरी हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइपर के लिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जीपेट जब क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे। जीपेट में उसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस कंप्लीट हो गया ये आपका सीरीज। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता चुका है। आप इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और आपका जीपेट जरूर क्वालिफाई होगा। क्योंकि आपने अगर शूटिंग्स अच्छे से कर लिया, फार्माकोलॉजी अच्छे से कर लिया, तो आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video. Thank you.